इंडियाज गॉट टैलेंट 6 का मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा। जिसमें बहुत मेहनत की हमने। तो मैं प्रैक्टिस करते करते मेरी जो ये लेफ्ट वाले जो मसल है, अंदर की मसल ऐसे फट गई, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई और मैं पहली बार रोया। कोई बात नहीं सर, अपॉर्चुनिटी तो मिली आपको। हाँ, अपॉर्चुनिटी बहुत मिली। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शो द अनम्यूट शो पर। ये शो स्पॉन्सर किया है कॉर्नरस्टोन हृदय प्रोडक्शन ने। आज हमारे बीच में एक ऐसे परफॉर्मर हैं जिसने स्टेज वाइज परफॉर्म भी किया हुआ है, जिनका नाम है दीपक दत्त जी। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका वेलकम है हमारे शो पर। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपने क्या क्या किया हुआ है? आप कोरियोग्राफर करते हैं, एज अ टीचर करते हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम दीपक दत्त है और मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ और मेरी क्लास भी है, डांस क्लास, और मैं स्कूल्स में भी डांस सिखाता हूँ, कोरियोग्राफर हूँ। ओके सर, आपका इस सफ़र की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? आपको फर्स्ट टाइम कहाँ से पता चला, लाइक फर्स्ट टाइम कब पता चला कि आप डांस को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं? प्रोफेशन बनाना तो पहले बचपन में क्या हुआ कि मैं 6 साल का था, तो हमारी गली में एक शादियाँ होती थी, घरों में शादियाँ होती थी, हमारे परिवार में शादियाँ होती थी। तो उसमें जब हम डांस करते हैं, जब हम नाचते हैं, छोटा सा बच्चा, तो उसको पेरेंट्स और जो रिश्तेदार होते हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। जी उस बिल्कुल। पर पैसे घुमाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और तारीफ़ करते हैं। मैंने उन तारीफ़ों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। अच्छा। तो Okay. मैं उस चीज़ को बनाए रखी कि ये लोग मेरी तारीफ़ करते हैं तो मुझे इस लेवल पे बने रहना है। फिर उसके बाद में गली वालों ने तारीफ़ करनी शुरू करी, उस लेवल को भी बनाए रखा। जी। फिर उसके बाद लोग मतलब मुझे जैसे गली में बारात आती है किसी की, बारात में पहले बहुत कंपटीशन होता था। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। 2000 में बहुत कंपटीशन होता था, 90s में भी बहुत कंपटीशन होता था। तो उसमें मुझे जो है बोला जाता था कि दीपक तू ही जा। और उस टाइम तो ऐसा सोचते थे कि भाई अगर बारात से हम हार गए तो समझ लो गांव की एक बेइज्जती है। बेइज्जती है। तो मैं मतलब डांस करता था ऐसा, और मेरे को बहुत अप्रिशिएट करते थे लोग, कंधों पे उठा लेते थे। मैं बहुत छोटा था जब। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि ये डांस आपका पैशन था बचपन से ही, फिर आप सीढ़ियाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। ये पैशन नहीं था, मैं कहूँगा कि मैं बॉर्न डांसर हूँ। अच्छा, ओके। मतलब आपको जन्मजात गिफ्ट है ये भगवान की तरफ से। सर, लेकिन हमारे जो समाज है ना, सोसाइटी, उसमें स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, मेल स्टीरियोटाइप हम कहते हैं जिसको, जेंडर वाइज, तो कि जो नृत्य है, कला है, वो फीमेल्स के लिए बनी है। यस। तो आपको एज अ मेल डांसर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहले तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। जी। फिर उसके बाद जब उसमें उसको प्रोफेशन बनाने की कोशिश की और उसमें ये कोशिश की कि भाई अब डांस में ही जीना है मुझे, जी। तो लोगों के मतलब कि तू नचनिया है, ओके। तू हिजड़ा है, ओह। और मतलब नचनिया बनेगा। भांड भी बोलते थे कुछ लोग। एक्चुअली भांड होते हैं जो जब शादियाँ होती है, कोई फंक्शन होता है, तो उसमें एक आदमी औरत बन के डांस करता है साड़ी पहन के। अच्छा। तो उनको, तो वो बोलते हैं, मतलब तरह तरह की बातें, और भी बहुत सारी बातें बोलते थे कि ये ऐसे ही रह जाएगा, ये नचनिया है। ये तो कॉमन था मतलब। तो ये जो बातें चलती हैं हमारे समाज में, उसको अगर हम साइड में रखें तो आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट था या उनका भी सपोर्ट नहीं था? नहीं, फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। फैमिली का भी नहीं था और किसी का भी नहीं था। बस मैं ही चलता चला गया। वो जो मैंने बताया आपको कि मैं दूसरों की अप्रिसिएशन को संभाल के रखा, मैंने जो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया वो मैंने खुद को संभाल के रखा कि हाँ, इस लेवल पे मुझे रहना है। फिर उसके बाद कभी कभी जैसे न्यू ईयर का फंक्शन होता है, होली दिवाली का फंक्शन होता है, तो उसमें बॉयज़ मेरे को यहाँ तक कहने लगे कि आप हमें डांस सिखाओ। और अच्छा। मुझे मास्टर कह के बोलने लगे। ओके ओके, तो वहाँ से मास्टर शुरुआत मेरे हुई को, आपकी। मुझे भी डांस सीखना है, मास्टर मुझे भी डांस सीखना है। तो अच्छा। गली के हम छोटे छोटे बच्चे मिलके, हम कहीं पे जगह देख के, कहीं सड़क पे या कहीं एकांत में या कहीं किसी के प्लॉट में जाके जी हम जी। उसकी प्रैक्टिस करते थे। और जैसे न्यू ईयर का डे आता था तो हम उसको परफॉर्म करते थे।
जी, तो मतलब हम ये सोच सकते हैं कि जब एक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बिल्कुल। अपने आप को वहाँ पे स्टेबल करने के लिए, है ना, उस जगह पर बनाए रखने के बनाए लिए। रखने के लिए। तो लेकिन सर आज की डेट में ना डांस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लाइक हर घर में 2-3 डांसर्स मिल ही जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है कि डांस इंडस्ट्री में कितना मतलब कंपटीशन है, हमें उस जगह बने रहने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? जो हमारे टीचिंग स्किल्स है ना, जी, वो हमें उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके। जो हम डांस किसी को सिखा रहे हैं तो उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो कि आजकल आप कह रहे हैं कि बहुत सारे टीचर बन गए हैं और बहुत सारे डांसर बन गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब ज़्यादातर डांस क्लासेस में जाओ या स्कूल्स में जाओ तो उसमें एक लापरवाही सी देखता हूँ मैं, कि वो मतलब बच्चों को पीछे खड़ा कर दिया, चलो मेरे पीछे करो। ऐसा नहीं होता ना, टेक्निकली बताना। और इसमें कंपटीशन सिर्फ दिखावे का रह गया है एक्चुअली। मतलब एक बिजनेस टाइप का रह गया बिजनेस है टाइप का रह गया है। और आप जो है मतलब जो दिखावा ज़्यादा है, क्लास बहुत अच्छी है और मतलब आपकी फीस बहुत ज़्यादा है और आप मतलब ज़्यादा हाइप बनाते हैं अपनी क्लास की, तो उस चीज़ का कंपटीशन रह गया है। डांस का तो कंपटीशन मेरे ख्याल से अपने टैलेंट के ऊपर ही है। उसमें तो कभी कंपटीशन मेरे ख्याल से था नहीं, लोगों के दिमाग में हो बेशक, लेकिन उसमें तो कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। तो सर आपने स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है, तो बताएंगे आपने कहाँ कहाँ स्टेज परफॉर्मेंस दी है, या फिर आपका कोई ऐसा मौका पड़ा जहाँ पे आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ डांस करने का मौका मिला हो आपको? हाँ, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी मौका मिला है, लेकिन मैं शुरुआत बताऊंगा कि स्टेज पे मेरी कैसे हुई। पहले तो हम मतलब अपना ही कोरियोग्राफ करके गांव के लड़के और हम अपना डांस करते थे किसी ओकेशन पे। फिर उसके बाद शुरुआती दौर था हाँ, आपका? रामलीला भी होती थी। अच्छा अब गलियों में रामलीला होती है जी तो वहाँ पे मैं डांस के लिए चढ़ जाता था। जी, अब जैसा भी आता था मैं डांस, वो उसमें भी अप्रिसिएशन तो मिला। वहाँ पे अप्रिशिएशन मिला हाँ, तो उसमें साल दर साल मैं उस पे जाता था। जी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि कहीं पे अगर रामलीला लोगों को बोर लग रही है तो उसमें डांस का जो है ना फिर रखने लगे थे वो। तो ओके मुझे दूर दूर से बुलाने आते थे कि भाई दीपक को बुलाओ, डांस का इसमें चाहिए, पब्लिक बोर हो रही है। जी। तो मैं वहाँ पे डांस करके आता था। तो ऐसे धीरे धीरे मैं फिर एक डांस कंपटीशन में गया। अच्छा स्टेज पे पहली बार परफॉर्म किया, ओके मैं हार गया, दोबारा गया, फिर हार गया। फिर फाइनली मैंने अपनी मुझे एक कैसेट थी, रील वाली कैसेट। पहले चलती थी वो? हाँ, हाँ जी। वो मुझे कहीं से मिली, पता नहीं मुझे आज तक कि वो मुझे मैं कहाँ से मिली। उसका नाम था डांस जोन। अच्छा बस उस दिन से उस कैसेट को देख के मैंने ऐसे ही बचपने में सोच लिया था कि मैं अपनी क्लास का नाम रखूंगा तो डांस जोन रखूंगा। ओके, तो आप अपनी पर्सनल डांस क्लासेस भी चलाते हैं? डांस क्लासेस भी चलाता हूँ और उसका नाम है डी डांस जोन। ओके, हाँ, वेरी पहले नाइस डांस जोन ही था उसका, जी। लेकिन किसी वजह से उसमें मैंने डी लगाया, डिजिटल डांस जोन। डिजिटल। हाँ, तो अभी डी डांस जोन झूम के नाच है। अच्छा, तो आप हाँ, तो ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं? ऑनलाइन भी देता हूँ, ऑफलाइन भी देता ऑफलाइन हूँ, भी स्कूल्स में भी देता हूँ, होम क्लासेस भी देता हूँ। अच्छा ओके। हाँ, हर तरह से। तो मेरी जो स्टेज की शुरुआत उस रामलीला से होके फिर ऑडिटोरियम में गई। फिर ऑडिटोरियम में काफ़ी दिन हमने कंपटीशन किया, उसमें स्ट्रगल किया और जीते भी बहुत। फर्स्ट ही आता था ज़्यादातर, बाद में तो मैं पहले तो हारा, फिर उसके बाद जीतने ही लगा मैं। फिर जीतते जीतते फिर हम ऐसे ही एक ऑडिशन में जाते रहते थे। तो एक बार मिले हमें एक हमारे गुरुजी, मैं उन्हें गुरुजी मानता हूँ। अच्छा, राजू नाम है उनका, राजू शर्मा। अच्छा वो मिले तो उन्होंने कहा कि दीपक तू कंपटीशन मतलब ऑडिशन दे मुझे और आईजीटी में जाना है तेरे को। अच्छा, 9 महीने बाद हमें आईजीटी में जाना था, 9 मंथ में। 9 मंथ्स का गैप हाँ, था तो हमने ऑडिशन दिया। मेरे पास 4 ग्रुप रेडी थे, जी। मैंने चारों दिए। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि हाँ दीपक आप, उसमें भी बहुत मतलब अगर कंपटीशन आप होता है? जानना चाहें तो उसमें भी बहुत मैंने स्ट्रगल किया। उसमें भी जो मैंने अभी बताया आपको कि लोग नचनिया और ये सब कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मैंने शुरू से ही स्ट्रगल किया। पहले तो मैंने निराशा ही देखी, लेकिन मैंने मतलब ऐसा बाउंस किया कि मतलब फिर फर्स्ट ही आता रहा मैं। और जो है फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट 6 का मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा जिसमें बहुत मेहनत की हमने, जी। जिसमें कि सुबह 3:30 बजे उठते थे, रात को 1:30-2 बजे सोते थे। उस बीच में सिर्फ ओनली डांस, इतना स्ट्रगल ना किया ही आपने, मेहनत। ना ही खाना खाना उसमें, ना ही आराम करना। जी।
जितने हमारे अंदर जो ब्लड होते हैं ना वो सारे सूख गए थे। अच्छा। बस जी रहे थे किसी तरह, क्योंकि भूल गए थे, खुद को भूल गए थे। मेहनत रंग लाती हाँ, है ना सर, फाइनली कभी ना दिल्ली कभी। ऑडिशन आया, जी। फिर उसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट की मंच देखी हमने पहली बार। अच्छा। हमें यकीन नहीं हुआ कि ये है क्या। है क्या, फिर कैसा हमने होता है? इंडियाज गॉट टैलेंट में जी। हमने परफॉर्म किया। जी। वो तो और अनबिलीवेबल था, लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। First सामने time। करण जौहर जी अच्छा। और मलाइका अरोड़ा जी, किरण खेर जी जब सामने बैठी और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ पे हों, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है ये एक सब, है अलग ही ना? एक्सपीरियंस था। तो हम जो लोकल मंच थे उनसे हम एक इंटरनेशनल मंच पे गए। जी। फिर उसके बाद में हमको कॉल आने लगी, फिर जी तेलुगु से कॉल आई। तेलंगाना का बड़ा चैनल है जी अच्छा। तेलुगु। ओके। तो तेलंगाना से कॉल आई और उन्होंने कॉल करके पूछा हमसे कि क्या आप दीपक दत्त बोल रहे हैं डी डांस जोन ग्रुप से? जी। तो मैंने कहा हाँ, डी डांस जोन ग्रुप से बोल रहा हूँ कि क्या आप हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? अच्छा। तो मैं तो शॉक्ड हो गया, थोड़ी देर 1-2 सेकंड के लिए चुप हुआ। फिर उनसे पूछा कि हाँ भाई है क्या ये? तो BIG करके एक शो है। अच्छा, वहाँ पे जो हाँ, चलता है। BIG इंटरनेशनल शो था। इंटरनेशनल शो था, उसमें पूरे वर्ल्ड से परफॉर्मर्स आए हुए थे। ओके। जिसमें कि दिल्ली से मेरा ग्रुप उसमें सिलेक्ट हुआ था, और वो भी ऑनलाइन सिलेक्ट हुआ था। वो भी मतलब एक मेरी यूट्यूब से वीडियो देख के तब उन्होंने मुझे कॉल किया था। ओके। तो वहाँ पे एक ही ग्रुप हो सकता था क्योंकि उसमें एक ही राउंड था टैलेंट दिखाने के हाँ लिए। जी। तो वहाँ पे मैंने एक राउंड किया। फिर उसके बाद जैसे 3 तारीख को वहाँ से कॉल आई, तो अगली हम वहाँ से वापस आ गए आंध्र प्रदेश से ओके। और तेलंगाना से। फिर उसके बाद अगली 3 तारीख को हमारे पास गंगा चैनल से कॉल आ गई कि आपकी हमने वीडियो यूट्यूब पे देखी है और आप जो है क्या गंगा चैनल पे आ सकते हैं, हिंदुस्तान का बिग स्टार सीजन 8 जो वो कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने 2 राउंड करे। ओके। हाँ, इनमें कुछ तो होती है, देखो पॉलिटिक्स तो होती है इनमें। जी जी। तो इसीलिए किसी में 1 किसी में 2। कोई बात नहीं सर, अपॉर्चुनिटी तो मिली आपको। हाँ, आप अपॉर्चुनिटी बहुत मिली। कहते हैं कि गुरु के बिना हम लोग कोई सफर तय नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आपको गुरु भी मिले, उन्होंने आपको सिखाया भी, आपने मेहनत भी किया और आपकी मेहनत रंग भी लाई। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट डांस स्टाइल कौन सी है? जैसे आपने बहुत जगह स्टेज परफॉर्म किया है। मैंने बहुत सारे डांस स्टाइल किए हैं। वैसे जो लोग मुझे जानते हैं लिक्विड वेव, रोबोटिक वगैरह इस तरह से ज़्यादा जानते हैं। जो मेरी फेवरेट है, जो मैं अच्छे से सिखाता हूँ जी। वो है बॉलीवुड, टॉलीवुड स्टाइल, ओके। सेमी क्लासिकल, और बाकी जो ये स्टाइल है जो हमेशा चलती हैं, चलती रहेंगी। सर जैसे आपने कहा कि क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, तो आपको लगता है कि जैसे हम क्लासिकल में डूब जाते हैं, सेमी क्लासिकल आप बता रहे हैं, तो उसमें कुछ बदलाव आता है हमारी पर्सनैलिटी में? लाइक जैसे आप मेल डांसर हैं, बिल्कुल। तो वो मैं जानना चाहूँगी पर्सनली। बिल्कुल बदलाव आता है। स्किन ग्लो करती है हमारी डांस करने से। ओके। हमारा मेंटली जो स्ट्रेस होता है वो दूर होता है, और हम मतलब बड़ी से बड़ी टेंशन हो, आप जब कहीं ना डांस कहीं करते हैं। सर पर्सनली अगर मैं कहूँ ना, तो क्लासिकल मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करती हूँ। हाँ, और क्लासिकल डांस का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए मैंने पर्सनली आपसे पूछा कि एक फीमेल डांसर के पोजेस चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। मेल डांसर के जब वो क्लासिकल करता है तो उसके पोजेस चेंज करने पड़ते हैं उनको, करने पड़ते हैं। तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आता है? लाइक मेल और फीमेल में मतलब कुछ डिफरेंस होता है? एक्चुअली मैं डांस के बारे में ये कहूँगा कि डांस जो है ना, हमारी जो मतलब लड़कियों की जो ओरिजिनल स्टाइल होती है जी, वो स्टाइल ही डांस है। जी। जैसे कि मतलब आप अगर मान लो कहीं जाने को बोलते हैं, नज़ाकत तो होती है नज़ाकत जो होती है ना, वो होती है। जी। एक्चुअली मैं डांस को मतलब ये नहीं कि भैया एक्टिविटी लेके चलता हूँ। हाँ, हाँ, मैं मानता हूँ कि लड़की को जैसा होना चाहिए वो डांस के थ्रू उसको लड़की बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए लड़कों को उस स्टाइल में आना पड़ता है। जी। जब आप स्टेज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक लम्हा हमारे दिमाग में ऐसा फिक्स हो जाता है जो हमें हमेशा याद रहती है। तो कोई ऐसा लम्हा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, फनी भी हो या ऑकवर्ड या किसी भी तरीके का? जब से मैं टीचर बना हूं ना, जी, तब से यही एक मेंटेलिटी रही है मेरी, कि यही सोच रही है कि बच्चे को है ना मैं एक मिसाल की तरह दिखूं। जी, तो एक बार क्या हुआ कि मैं डांस प्रैक्टिस कर रहा था अपनी रेगुलर। जी। मुझे जाना था कल
अच्छा। कंपटीशन था हमारा। ओके। वहाँ 5000 की गैदरिंग थी और उसके बीच में बहुत सारे ग्रुप आ रहे थे पूरी दिल्ली से। हम्म। तो मैं प्रैक्टिस करते करते मेरी जो ये लेफ्ट वाले जो मसल है, अंदर की मसल ऐसे फट गई अच्छा। अंदर से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया। ओके। और मैं पहली बार रोया, वरना डांस तो हमें ये कहता है कि चोट, खून निकल जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, डूब जाना होता है हाँ, हमें। डांस में कोई एक्सक्यूज नहीं होता। जी जी। तो मेरे ये लग गया था तो मैं बिल्कुल गिर गया। अच्छा। बच्चे परेशान, बच्चों को यकीन नहीं हुआ कि सर रो रहे हैं। मैं मतलब फिर उसको मैंने संभाला किसी तरह से अपने आप को। मैं रोता ही रहा कि भाई ये मैं दर्द की वजह से नहीं रो रहा था, मेरी कल परफॉर्मेंस है, मैं उसमें लीड हूँ, मैं उधर नहीं जा पाऊंगा। मैं उसमें नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मैंने खुद को संभाला, मसाज वगैरह की, हाँ जी, हाँ उस पर पट्टी बांध ली। सुबह हो गई, सुबह को फिर पकड़ पकड़ के चल रहा हूँ जी। मैं, और चला ही नहीं जा रहा मुझसे, क्योंकि मसल फटना बहुत बड़ी बात होती है। जी जी और बिल्कुल। वो भी एक बच्चे को मैं कोई स्टेप बता रहा था, उस स्टेप को करने में मैं तैयार नहीं था उस स्टेप के लिए, और वो ज़्यादा वजन वाला स्टेप था। मैंने वो कर दिया और मेरी मसल ये यहाँ से यहाँ तक फट गई थी अंदर से। अब सुबह हो गई, सुबह जाना है, 12 बजे पहुँचना है वहाँ पे। तो मेरे को कंधों पे हाथ रख के ले गए, इतनी पट्टी बंधी हुई है पूरे में, मसाज की हुई है, और बाम वगैरह क्या क्या लगाया मेरे को, पता नहीं क्या क्या लगा दिया था, हल्दी भी लगा दी, बाम भी लगा दिया, सब कुछ के जल्दी से ठीक हो जाएगा। फाइनली हम वहाँ पे पहुँचे, और पहुँचने के बाद में मैं ग्रीन रूम में था। ग्रीन रूम में और भी बॉयज़ थे, तो वो मेरे को देखते ही वो समझ जाते थे अभी दीपक आ गया, अब दीपक तो भाई फर्स्ट लेके जाएगा। अच्छा। लेकिन मैं अपने कपड़े बदल रहा था, मुझे धोती पहननी थी एक्चुअली। ओके। हाँ, तो मेरा कुछ ऐसे ही था परफॉर्मेंस। तो मैंने जैसे ही अपनी पैंट उतारी तो उन्होंने देखा कि पट्टी बंधी हुई है मेरे को यहाँ तक। अरे सर बहुत सारे लोग आ गए, लड़के आ गए बहुत सारे जी। अरे ये क्या हो रहा है सर आपको, और आप तो चल भी नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा हाँ है, मेरी मसल फट गई है, और मैं तो कोई बात नहीं, एक बार नहीं जीतोगे तो। मैं चुप हो गया। अच्छा। तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हो गया, मेरी बारी आई। सीढ़ियों पे भी मुझे, सीढ़ी काफ़ी ऊंची स्टेज थी वो, तो उस पर भी मेरे को लड़के ही चढ़ा के ले गए। लेकिन मैंने जब करा है ना, मेरे को हराने की बहुत लोगों ने कोशिश की। अच्छा। लेकिन मैं वहाँ से वो फर्स्ट प्राइज़ लेके आया जी। और वहाँ पे वो प्राइज़ आज भी है मेरे पास, और मैं उस प्राइज़ को रोज़ देखता हूँ डेली। और बच्चे भी कहते हैं कि मतलब कि हाँ, ये जो सर ने किया है ना, ये जताता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारी जो दिमाग है ना, दिमाग में दर्द होता है, दिमाग में थकान होती है, दिमाग में ही सब कुछ होता है हमारे। जी जी। जो शरीर है ना, उसको हम कैसा भी चला सकते हैं, क्योंकि हमारी थाईज में, मेरी थाई में दिमाग नहीं था। जी जी। मैंने दिमाग को सिर्फ अपने डांस पे लगाया, मैं इसको भूल गया। और मैंने जो परफॉर्म किया, वीडियो भी है उसकी मेरे पास। अच्छा। यूट्यूब पे मेरे डली हुई है जी। और मैं फर्स्ट प्राइज लेके आया। लेकिन जैसे ही ट्रैक मेरा खत्म हुआ, फिर मैं गिर गया। अच्छा। फिर मेरे को लटका के ले गए। आप उस ट्रॉफी को एज अ इंस्पिरेशन देखते हैं डेली। हाँ, है ना? बच्चों को भी दिखाता हूँ। हाँ जी, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, आपने जो हमें बात बताई, और मैंने ये भी मतलब हमने सुन रखा है बचपन से, और हमेशा मैंने ये अब भी सुना है कि जब लोग हमारी बुराई करना शुरू कर दें तो आप समझ जाना कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ आपने अपने जो बच्चे हैं उनको भी ये सिखाया है, आप उसी राह पर चल भी रहे हैं। एक सवाल है सर छोटा सा, अगर आप डांसर ना होते तो आप फिर किस प्रोफेशन को चुनते? मेरे पापा का अपना काम था छोटा सा, इलेक्ट्रिक गुड्स वर्क। अच्छा। जो इलेक्ट्रिसिटी होती हैं बड़ी बड़ी जी। उनके टेक्नीशियन रहे हमारे पापा, तो घर में ही फैक्ट्री लगाई हुई थी। ओके, ओन बिजनेस है। हाँ, बिजनेस में ही करते थे। और मैंने जो डांस, मैंने बताया शुरू में कि मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। हाँ जी। लेकिन हमें बचपन से ये भी सिखाया गया कि पेरेंट्स के खिलाफ जाओगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं सीखने देंगे। तो पापा की फैक्ट्री में काम करता था मैं, मेरा 1 घंटे का लंच होता था जी। उस लंच में खाना नहीं खाता था मैं एक स्कूल में डांस सिखाने जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत स्ट्रगल किया हाँ, सर आपने। तो उस 1 घंटे में, और मेरी चप्पलें घिसी रहती थी पीछे से, एड़ियाँ घिस जाती हैं ना, वो छल्ला बन हाँ जाता जी, है, हाँ जी, हाँ जी। वैसे। और गंदे ही कपड़े पहन के जाता था मैं वहाँ जी। पे डांस सिखाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो चीज़ें बड़ी, मतलब दूसरों को, मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोग मुझसे इंस्पायर हों। जी जी। तो मैं काम भी ईमानदारी से वैसे ही करता हूँ। बिल्कुल और सर। जो मेरा स्ट्रगल, मेरी जर्नी रही है, वो एक एक बात लेके चले तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो तो। जी। बट बहुत ही स्ट्रगल किया है। तो पेरेंट्स से कभी सपोर्ट नहीं मिला, तो इस वजह से ऐसा हमने मतलब
करना पड़ा मुझे कि 1 घंटा मतलब लंच का मिला है तो उसमें डांस सिखाने जाएं हम। जी। और फिर हमेशा ही काफ़ी साल तक ऐसे ही किया, फिर डांस छोड़ भी दिया 2 साल के लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद बर्बाद हो गया मैं बिल्कुल। घर वालों ने अलग कर दिया, जी। फैक्ट्री में भी नहीं जा सकता। ओके। फिर उसके बाद मैंने अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू सुना था, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए थे, हाँ, डिप्रेशन बीच में, में हाँ चले जी, गए हाँ थे, जी। लोन्स हो गए थे उनके ऊपर। जी। तो वो लोन से जब उभरे थे तो उनका एक इंटरव्यू आया था, मोटिवेशनल। हाँ, एक पॉडकास्ट कह सकते हैं, जी। वैसा आया था। मोटिवेशनल नहीं, उनकी कहानी थी अपनी, कहानी थी। अच्छा। वो कहानी मोटिवेट ही करती है लोगों को। उसके एक वर्ड ने मुझे मोटिवेट किया कि इंसान का टैलेंट ही उसको उभार सकता है। बिल्कुल। मैं राजनीति में गया तो मैं मतलब बर्बाद हो गया, तो मेरे को संभाला मेरे टैलेंट नहीं। तो मैं उस बात को, मेरे को वो क्लिक करी। तो फिर उसके बाद दूसरी बात मैंने जोड़ी अपने पापा की, अच्छा। कि बेटा पैसे से तो सब कर लेते हैं, बिना पैसे के करके दिखा। करके दिखा। मैंने अमिताभ बच्चन की और अपने पापा की बातें दोनों जोड़ी, और मैंने अपने, मेरे पास कुछ गहने थे, मैंने गहने बेचे। अच्छा। मैं बर्बाद था 2 साल से, स्कूल वैन चलाता था, स्कूल वैन में भी बोलता था कि मतलब मैं डांस सिखाता हूँ, मैं डांस टीचर हूँ, और कोई नहीं, कौन मान रहा है कि वैन, स्कूल वैन वाले हाँ को कि जी, डांस टीचर है। ड्राइवर। हाँ। फिर मैंने गहनों को गिरवी रखा। अच्छा। फिर मैंने क्लास खोली, और क्लास भी क्या, मतलब 2 शीशे लगाए छोटे छोटे, उसमें एक स्टीरियो लेके आया। और फिर एक सीढ़ियाँ टूट जाती है ना, जैसे सीढ़ी टूटने के बाद उसका ब्लॉक रह जाता है, हाँ जी। वो 2 ब्लॉक रखे, उसकी टेबल बनाई मैंने। ओके। फिर उसके ऊपर काफी क्रिएटिव है आप। हाँ, सुंदर सा एक वो रख दिया ऊपर से, जी, जी। मेज पोज टाइप में, कुछ मेज का कवर टाइप में रख दिया। और फिर उसके ऊपर सीडी प्लेयर रखा, वो मेरे घर में था, उसी से ही चलाता था मैं। लेकिन धीरे धीरे वो क्लास इतनी चली ना कि मेरे पास जो है, मतलब उसी से ही 3 लैपटॉप, 1 पीसी, और लोगों को मतलब कपड़े देना, उन जिसके पास जूते नहीं है जूते देना, टी शर्ट मैं फ्री में देता था अपनी डांस क्लास की। अच्छा। और इतनी टी शर्ट बांटी मैंने कि मेरे ख्याल से गांधीनगर वाले को, किसी को ये लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है टी शर्ट, तो उन्होंने भी छापनी शुरू कर दी वो। अच्छा। उस पर लिखा था DDZ, ओनली DDZ लिखा था, ब्लैक कलर की थी वो, ओके। और ब्लैक और वाइट थी, तो मैं उनको बांटता था। तो ऐसे मतलब बच्चों की हेल्प करना, क्योंकि जो मैंने फेस किया था ना, वो जी। मैं बच्चों में नहीं देखना चाहता था। बच्चे भी इतने ज़्यादा जुनूनी थे कि इतने इतने पानी में साइकिल कंधे पे रख के डांस क्लास आते थे। अच्छा। हमारे यहाँ सोनिया विहार है, जी। अब तो वो काफ़ी डेवलप हो गया है, उसमें बहुत पानी भर जाता था। जी। तो मैंने बच्चों को कपड़े, जूते, खाना भी, ओके। अगर कहीं अपने साथ प्रैक्टिस पे लेके, तो अपने घर पे खाना खिलाना है उनको। फिर किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को क्लास खोलनी है, जब मेरे स्पीकर ले जा, जब खोल, तो ये रहता था। तो सर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हमारी तरफ से ये है, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप आपके फैंस को, आपके बच्चों को, जो बॉयज़ वगैरह इस लाइन को पकड़ना चाहते हैं, इसी लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या है सर आपका? वैसे सभी को ये है कि डांस में देखो कोई सपोर्ट तो करता नहीं है। अगर आपको डांस में कामयाब होना है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, और उसके बाद अपनी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट करें, और तीसरा आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसी सरकारी संस्था से, डांस की, क्लासिकल का ज़रूर होना चाहिए। डिग्री हो या डिप्लोमा हो, आजकल जैसे गंधर्व से कर सकते हैं आप, या कोई भी, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ के हैं, जो 50,000 प्लस सैलरी ले रहे हैं, यानी कि 75,000 भी ले रहे हैं। ठीक है, मेरी क्यों नहीं लगी? यही रीज़न है, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। आज जो मैं बच्चों को टीचर बना रहा हूँ, वो इसी बेस पे बना रहा हूँ कि उनको इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखता हूँ कि आपको ग्रेजुएशन करनी है, आपकी इंग्लिश, और उनका इंग्लिश का और गंधर्व का तो अभी से ही शुरू हो चुका है, जिससे कि उनके पास डिप्लोमा हो, जब वो ग्रेजुएशन करें तो जॉब कर सकें। और एक्सपीरियंस मैं उनको देता हूँ डांस सिखाने का। तो आपको डांस सिखाने का एक्सपीरियंस अगर चाहिए, मेरे पास भी आ सकते हैं, किसी भी क्लास में जा सकते हैं, लेकिन स्कूल का एक्सपीरियंस आपको कहीं से नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से ही लेना होगा। मुझे भी कोई सिखाने वाला नहीं था, तो आपको भी कुछ सिखाने वाला नहीं है, आपको खुद से ही करना होगा। सर आपने डांसर बनने के लिए अपनी लाइफ में क्या क्या वो चीज़ें हैं
वो लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ खोया भी होगा, कुछ पाया भी होगा। तो आप हमें बताइए क्या क्या खोया है आपने अपनी लाइफ को, किस किस को पीछे छोड़ना पड़ा आपको? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैंने क्या पाया इससे। जी। मैंने इसमें रिस्पेक्ट पाई है, जी फेम पाया, जी एक चाहत पाई है जो स्कूल के बच्चे, पता नहीं कितने सारे स्कूल के बच्चे जो चाहते हैं मुझे, जी जी वो बिल्कुल। बोलते हैं कि हाँ दीपक सर, दीपक सर, दीपक सर। ये चाहत पाई है मैंने, और उन्हीं के लिए मतलब मैंने हमेशा ईमानदारी से डांस सिखाया। जी और जो मैंने खोया है, जी खोने को तो बहुत सारी चीजें हैं। जी सबसे पहले तो अपना शरीर खो दिया था एक बार। जी दोबारा से शायद डांस को मुझसे प्यार है, इसलिए मेरे को दोबारा से जीवन दे दिया डांस ने। ओके। उसके बाद घर वालों को खोया। घर वालों को मतलब यही है कि टाइम नहीं दे पाए, डांस के पीछे लगे हुए हैं। जी फिर उसके बाद में जिससे एक उम्मीद होती है, वाइफ। मैं डांस में इतना लगा रहा सिर्फ इस वजह से कि भाई अपने घर को चला सकूं, अपने घर को कामयाब कर सकूं, जी या बच्चे हों तो बच्चों का अच्छे से केयर कर सकूं, अपने घर को और सुंदर बना सकूं। जी आखिर में उस वाइफ को भी खो दिया। और आज मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अकेलापन है लाइफ में मेरी। मगर मैंने डांस में कभी भी उस चीज़ को कभी भी नहीं आने दिया। मैं जब कोरियोग्राफ करता हूँ तो फिर सिर्फ कोरियोग्राफ करता हूँ, और कोरियोग्राफ बहुत दिल से करता हूँ। मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं जब कोरियोग्राफी करता हूँ तो शायद मैं दुख में ज़्यादा अच्छी कोरियोग्राफी करता हूँ। सर ये दुख, हम इमोशंस जो है ना आपकी आंखों में देख पा रहे हैं, और शायद यही आपको हिम्मत देता है बिल्कुल आगे बढ़ते रहने की। ये हिम्मत और देता अपने है। बच्चों को कोरियोग्राफी जो आप सिखाते हो, तो आप परिवार छूटा, आपने जैसे कहा कि परिवार आपका पीछे छूट गया, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, आपके दोस्त, और लास्ट में जिससे एक उम्मीद रहती है वाइफ से, एक परिवार अपना पर्सनल परिवार हो जाता है, तो वो भी शायद आपके साथ नहीं है जैसा आपने अभी बताया। तो सर अब मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने जो कमाया है वो फैमिली है, बच्चों की है आपकी, जो आपके सिखाते हैं जिसको आप, बिल्कुल तो वो आपकी फैमिली है, आप इसी को बिल्कुल, लेकर हाँ। आगे बढ़िए। ये जो मैंने जो फेस किया है ना, जी। अपने जो स्ट्रगल किया है जी मैंने, वो मैंने फेस किया है, तो मैं सामने वाले में नहीं देखना चाहता हूँ जी बिल्कुल। और मेरे को अगर थोड़ा सा भी दिख जाता है, किसी बच्चे ने मार दिया, पीट दिया, या वो दुखी है, या उसको खाना नहीं मिला, तो मैं मतलब हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ डांस को लेके तो मैं इतना रहता हूँ कि हर किसी का सपना है। जैसे मैं जितने भी बच्चों को टीवी पे लेके गया, करीबन 100 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा भी बच्चों को लेके गया हूँ मैं। वो बहुत गरीब थे, वो सिर्फ टीवी पे ही देख सकते थे, लेकिन मैं उनको कह के लेके गया कि आपको 1 महीने के अंदर टीवी पे लेके जाऊँगा। ओके। और मैं उनको लेके गया। तो ये जो मेरे दुख है ना, ये मुझे अपने आर्ट के लिए ईमानदार बनाते हैं। बिल्कुल सर, ये एक सिर्फ एक कला के साथ साथ इंसानियत भी है जो आप फैला रहे हैं। जो मेरे सब दुख में। है ना, जी। मैं नहीं चाहता कि मैंने जो फेस किया है, मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं थी, जी वो इस बच्चे के साथ या इस स्टूडेंट के साथ या इस बॉय के साथ नहीं होनी चाहिए। वो डांस सीखने आया है तो उसको ईमानदारी से डांस मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, ये आपकी इंसानियत है कि आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आज के समय में सर ऐसा कोई नहीं सोचता है। वो सिर्फ अपने प्रोफेशन, अपना ऑक्यूपेशन, जो भी उनका व्यवसाय है, वो सिर्फ अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल जिससे सिर्फ उनका कमाई हो, उनका घर चले। दूसरे के बारे में सर आजकल कोई नहीं सोचता है। तो मैं बट लोगों कहते को हैं कि 100% लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल हाँ। जी। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अपने दुख से है ना दुखी हो, तो उसको सामने वाला, अगर जो तुम्हारा काम है ना, उस काम के बीच में तुम्हारा दुख दिखना नहीं चाहिए, दुख आना नहीं चाहिए, बल्कि लोग हैरान हो जाएं कि ये मतलब कैसे रह लेता है ऐसे। तो आपके जो दुख है ना, वो कभी भी आपके प्रोफेशन में नहीं आने चाहिए। मैं तो आने नहीं देता कभी भी। इसीलिए लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल, बहुत ज़्यादा खुश समझते होंगे, मैं पार्टियाँ करता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अलग है। मेरे को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान रखें अपना, और ईमानदारी से अपने प्रोफेशन में, जो भी प्रोफेशन है आपका, फोटोग्राफी, डांस कोरियोग्राफी, या फिर बिजनेस है कोई, उसमें अपने दुखों को कभी भी बीच में ना लाएं। अपनी टेबल पे बैठे हो आप अपने बिजनेस की, तो उस वक्त वही बिजनेस होना चाहिए आपका। जो दुख है वो तो सबके साथ है। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, और जो आपके काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग, जो आपसे काम ले रहे हैं,
उन लोगों को बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप दुखी हैं या परेशान हैं। आपका जो काम है उसको ईमानदारी से करो। मैं तो यही करता हूँ। इस शो को रैप करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। जो हमारे समाज में रूढ़िवाद सोच है, जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग है हमारे समाज में, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नृत्य एक वो कला है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, ये एक भावना और अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। सिर्फ फीमेल्स ही क्यों, इसको हम मेल्स भी कर सकते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो आजकल सब कर रहे हैं। तो सिर्फ इतनी ही अनुरोध है सभी से कि अपने सोच को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जुनून लाने की ज़रूरत है, और बस फिर देखिए हमारा समाज किस राह पर चलता है और सफलता उनके कदम चूमती है। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले शो पर। तब तक के लिए धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, शब्बा खैर। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा द अनम्यूट शो को और उनकी टीम को कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले भी मैंने पॉडकास्ट किया है, लेकिन इसमें जो मतलब मुझे कंफर्टिविटी जो फील हुई ना, वो मेरे ख्याल से अभी कहीं नहीं हुई। और जो आगे करूँगा फिर